पर जिनका संबंध यूनान से रहा, मिस्र से रहा, जो ईसा मसीह के धर्म, जो क्रिश्चियन धर्म था, ईसाईयत है, उसको बढ़ाने के लिए वो सबसे पहले भारत में आते हैं। और भारत का जो आने जाने के जो साधन थे जल के द्वारा, जलयान के द्वारा, उसमें उन्होंने केरल में अपना पैर रखा और केरल में इस सभ्यता को बढ़ाया। और भारत की जो सभ्यता सबसे श्रेष्ठ सभ्यताओं में जिसको आंका जाता है, विश्व के आज जितने भी धर्म हैं, जब भी इनका आकलन और मूल्यांकन होता है विश्व पटल पर, तो प्रथम पुरस्कार जो मिलता है या प्रथम दृष्टि से देखा जाता है, प्रथम दृष्टिकोण रहता है जिस धर्म, जिसे हम बुद्ध धर्म कहते हैं, वो कैसे विदेश में गया। इसके बहुत से कारक हैं, बहुत से लोग हैं। हम सही तरीक़ा से इतिहास के पृष्ठों में जब जाएंगे, उनका सही तरीक़ा से जब निरीक्षण और परीक्षण करते हैं, तो पाते हैं कम से कम 35 लोग मान्यता प्राप्त ऐसे हुए हैं जिन्होंने ऐसे कार्य किए हैं, एक देश से दूसरे देश में अपनी सभ्यता को बढ़ाया या यहाँ की सभ्यता को बाहर ले गए। तो उसी क्रम में हमें सबसे पहले इस बात पर जाना चाहिए कि उन यात्रियों के साथ साथ अन्य भी लोग हैं जिन्होंने इस काम को बढ़ाया। ये बौद्ध धर्म कैसे गया इस भारत से बाहर या इंडिया से बाहर, तो इसके लिए सबसे पहले हम सम्राट अशोक की तरफ बढ़ते हैं। सम्राट अशोक जो दुनिया के सबसे बड़े सहिष्णु और प्रेम को महत्व देने वाले व्यक्ति, उन्होंने तथागत बुद्ध के धर्म का जो अन्वेषण किया, इसकी जो रिसर्च करवाई या रिसर्च की, और इसके जो वास्तव में क्वालिटीज थी, जो गुण थे, उन्होंने देखा कि मनुष्य मात्र की भलाई के लिए दुनिया में मैत्री, प्रेम और एकता स्थापित करने के लिए आज ज़रूरत है कि बुद्ध के धर्म को इस भारत से बाहर ले जाया जाए। और उन्होंने ये काम ईसा से 300 वर्ष पूर्व किया था। उसके लिए उन्होंने जो उनके 4 संतानें थी, उसमें 2 संतानों को, तीसरी संतान को भी बाद में काम दिया था, जिन्हें हम महेंद्र और संघमित्रा के नाम से जानते हैं। उन्होंने तथागत बुद्ध के धर्म को बढ़ाने के लिए, तथागत बुद्ध की शिक्षाओं को फैलाने के लिए सबसे पहले श्रीलंका भेजा, और श्रीलंका के साथ वहाँ पर उन्होंने बुद्ध विहार और इनके विचारों को फैलाया। और श्रीलंका के बाद उन्होंने थाईलैंड और इंडोनेशिया और जो आज के हमसे अलग हुआ है बर्मा और भूटान, यहाँ भी उन्होंने काम किया है। इसी के साथ अन्य रूपों में हम देखते हैं जो विदेशी यात्री आए थे, उससे भी पहले हमारे देश के जो हमारा नालंदा तक्षशिला विश्वविद्यालय है, उसमें जो बौद्ध धर्म शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे, जिनका बीच में अतिक्रमण किया गया, अन्य सभ्यताओं ने उनका अतिक्रमण किया है, साथ ही उनमें घोल मेल किया है। और यहाँ तक भी देखा गया है, उस पर ये सिद्ध किया है कि मतलब यहाँ पर बौद्धों का पूरा अधिकार नहीं था, जिसे हम आज की तिथि में हिंदू धर्म कहते हैं। इनसे संबंधित कार्य या इनसे संबंधित इनके देव या ईश्वर उनका भी रहा है। तो यहाँ वो लोग जो ह्वेनसांग या फायान, जो चीन से मूलतः बुद्ध धर्म को ग्रहण करने के लिए आए थे, भारत में कैसे ये जो है लोग वास्तव में इसको आत्मसात करते हैं या अपने व्यवहार में लाने के लिए, क्योंकि विदेश में सिद्धांत गया था, सिद्धांत व्यवहार में परिवर्तित हुआ, और वो व्यवहार हो सकता है 100% प्यूरिफिकेशन नहीं करता हो, शुद्ध ना हो। इसके लिए जहाँ इसकी उत्पत्ति हुई है, जहाँ इसके शोध संस्थान हैं, जहाँ इसके महाविद्यालय हैं, वहाँ पर वो लोग जो इस काम को संपादित करते हैं, लोगों में बांटते हैं, फैलाते हैं, उसके लिए ह्वेनसांग और फायान आए, जिनका संबंध चंद्रगुप्त मौर्य से है और दूसरे समय में चंद्रगुप्त द्वितीय से है और हर्षवर्धन के समय से भी है। वो यहाँ पढ़ने के लिए आए थे, और यहाँ की जो मूल व्यवस्था थी, उन्होंने यहाँ भारत के जितने भी संस्थान थे, जितने भी उस समय विकसित नगर थे, उनको सबको उन्होंने अपने वर्णन में, जिनको हम गहराई में नहीं जा रहे हैं, ये सिद्ध किया था। ये भारत जो है पूरी तरीक़ा से बौद्ध धर्म की स्थली है।
यहाँ पर किसी भी सभ्यता का उन्होंने अपनी जो यात्रा वृतांत है उसमें नहीं वर्णन किया है, लेकिन उनके जो अभी बात निकल के आई थी कि इतिहास में मिलावट हो रही और आज के परिदृश्य में खाद्य पदार्थों में मिलावट हो रही, ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। क्योंकि जब तक हम सही अर्थों में किसी चीज़ का कई एंगलों से शोध नहीं करते हैं, इतिहास जानने के जो सही स्रोत हैं उन पर हम ठोस स्रोतों पर अगर नहीं जाते हैं, अगर हम ऐतिहासिक दस्तावेजों में, लिखित दस्तावेजों में जाएंगे तो हम कहीं गड़बड़ी करेंगे। आज ये सिद्ध हो चुका है, हमारा भारत में जो इसको जो विभाग पुष्ट करता है, तो अशोक के जो अभिलेख हैं वो अभिलेख पूरी तरीका से सही और शुद्ध बुद्ध धर्म को वर्णन करने के पाए गए हैं। इसके अतिरिक्त कहीं पर भी है तो बौद्ध धर्म में मिलावट पाई जाती है। तो ह्वेनसांग या फायान ने यहाँ पर जैसे बीच में पाया जाता है कि बताया गया है कि उन्होंने यहाँ पर कृष्ण या वैष्णव धर्म जो गुप्त शासन काल से इसका प्रादुर्भाव हुआ है उसका वर्णन किया, लेकिन हम ये नहीं कहते हैं कि ऐसा नहीं है, लेकिन ये शोध का विषय है। इस पर हम कितने गहरे जाते हैं कि मिलावटखोरी शुरुआत कहाँ से हुई है, इस बौद्ध धर्म को कहाँ से इसमें मिलावट की गई और इसकी जो वास्तविक प्योरिटी थी या इसकी जो क्वालिटी थी उसको गिरना या गिराया कहाँ से गया है, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसी के साथ जब हम पाते हैं कि बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार कहाँ का हुआ, तो हम देखेंगे कि सम्राट अशोक के बाद बहुत से बौद्ध भिक्षु जो चाइना, कोरिया और जापान और जो यहाँ से हमारे पड़ोस के लगे हुए, इसके साथ भी और भी ऐसे हमें जानकारी के स्रोत मिलते हैं कि ईसा मसीह का भी वर्णन आता है कि तक्षशिला में उन्होंने अपने जन्म के 25 साल या 26 साल के उपरांत वो भारत में आकर तक्षशिला में बुद्ध की जो व्यवहारिक शिक्षा थी, जिसे आज की तिथि में हम नैतिक शिक्षा बोलते हैं, तो जो ईसाईयत की जिसमें नैतिकता की दुहाई दी जाती है, परोपकार की भावना को दर्शाया जाता है, उसके कुछ स्रोत ऐसे मिलते हैं कि उन्होंने तक्षशिला में जो बुद्ध की नैतिक शिक्षा, ये दुनिया की श्रेष्ठ नैतिक शिक्षा है जिसको आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को, क्योंकि सबके आज मन में अशांति है, आतंकवाद, द्वेष, राग ये फैले हुए हैं। तो इसको जो नैतिकता दूर करती है उसके लिए 6 महीने का उन्होंने व्यवहारिक प्रशिक्षण तक्षशिला में लिया था। और यहाँ से जाने के बाद उन्होंने अपने आप को घोषित किया या नहीं किया ईश्वर का पैगंबर या किसी का भी पैगंबर, ये बात की बात है। लेकिन जब हम बुद्ध की वास्तविक नैतिक शिक्षा को धम्म के माध्यम से या धम्म पद में जब हम देखते हैं कि उनकी जो चीज़ें यहाँ पर हैं वही चीज़ें उसमें दर्शाई जाती हैं, तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि उस व्यक्ति ने यहाँ प्रशिक्षण लिया है। और इसी तरीक़ा से जो भारत में आगमन हुआ है, यहाँ की जो एंटी बौद्धिस्ट शिक्षा थी या एंटी बौद्धिस्ट सभ्यता थी, जिसको आज हम कई रूपों में देखते हैं, उनके कई रूप हैं जिनको हमें स्पष्ट शब्दों में कहना गलत होगा, क्योंकि हमारा संविधान किसी तरीक़ा से ये छूट नहीं देता है और ये मानवता भी नहीं कहती है कि हम किसी पर कोई भी किसी तरीक़ा की उंगली उठाएं। और आज हम एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के नागरिक हैं, लेकिन तथ्यों के माध्यम से, शोध के माध्यम से, जागरूक लोगों के माध्यम से, ऐसी संगोष्ठी और कार्यशालाओं के माध्यम से हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए कि वास्तव में ये कहाँ पर कैसे गड़बड़ हुआ। तो उसके लिए बहुत से लोग जिम्मेदार हैं और आज की तिथि में आज तक आने पर बहुत लोग इसको आदान प्रदान करते हैं। अंत में थोड़ा सा हम डॉक्टर बाबा साहब पर भी आएंगे कि अगर बाबा साहब विदेश न गए होते, विदेश की कल्चर में जो अच्छाई थी, जिस कल्चर को दुनिया आज स्वीकार करती है, जिस नैतिकता को आज दुनिया स्वीकार करती है, समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृभाव, जो फ्रांस और अमेरिका का मूल आधार रहा समानता का, वो तीनों शब्द कहाँ से लिए गए, कैसे लिए गए, इसको बाबा साहब ने अपने निष्कर्षता इस पर पहुँचे कि इसकी मूल उत्पत्ति जो है वो भारत है और भारत में भी इसके मूल जन्मदाता या इस कॉन्सेप्ट को तैयार करने वाले इस भारत से ही जो यहाँ के बहुजन नागरिक हैं, इनके ही अग्रज थे, जिनको हम तथागत बुद्ध कहते हैं या सम्राट अशोक हैं,
जो हमारे ही अग्रज हैं, जिनका इस देश से मूल निवासियों से संबंध है, यहाँ की जो एंटी बौद्धिस्ट सभ्यता है उससे उनका कोई भी संबंध नहीं है। तो ऐसी दशा में बाबा साहब ने जो स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृभाव की जो कॉन्सेप्ट लिया है, वो कॉन्सेप्ट कहाँ है, और उसी के आधार पर जो हमारा संविधान है आज पूरी तरीका से हमें आज़ादी देता है आगे बढ़ने के लिए। लेकिन आज की भी तिथि में जब हम स्वतंत्र होकर के उन कार्यों को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, तो ये हम अपने साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं, आने वाली अपनी पॉपुलेशन या अपनी नर्सरी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। क्योंकि जो महापुरुषों की वास्तविक धरोहर है, अगर इस पर गौर नहीं किया गया तो शायद आने वाले दिनों में कई रूपों में जो हम रोना रोते हैं बच्चों की भांति, या जो लोग जिन्हें हम अनाथ कहते हैं, जिनको हम दिव्यांग कहते हैं, जो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से और बौद्धिक रूप से सक्षम नहीं होते हैं, पराश्रित होते हैं, तो वो समय धीरे धीरे आएगा। क्योंकि अतिक्रमण जो है वो भारत में इस समय भी जारी है। क्योंकि हम गौर करेंगे, जब हम भारत की व्यवस्था को देखते हैं तो उस व्यवस्था के संचालन के पीछे जो एंटी बौद्धिस्ट विचारधारा है, एंटी बौद्धिस्ट सभ्यता है, वो कितने ढंग से काम कर रही है। उसके बाद जो हमारे महापुरुषों ने हमें इस अवस्था में खड़ा किया है, स्वतंत्र किया है, दुनिया से हमारा संबंध जोड़ा है, वैश्वीकरण हमारा किया है, उसको हम जाया कर रहे हैं। आज ये जो संगोष्ठी है, इन संगोष्ठियों का कितना बड़ा मूल्य है, ये चीज़ हमें समझनी चाहिए। जो हमारी कार्यशाला है, जो हमारी संगोष्ठी है, जो जयेंद्र प्रोफेसर साहब या इनके सहयोग में जो छावला जी हैं, अन्य सभी लोग हैं, तो इन कार्यक्रमों की गरिमा को, इन कार्यक्रमों के मूल्य को, इन कार्यक्रमों की उपयोगिता को जरूर बढ़ाएं। यदि हमने ये मान लिया कि ये हमारे जो है समय काटू विषय है, समय हमारा कहीं नहीं है लगा हुआ, तो इन संगोष्ठियों में शामिल हो जाए, नहीं, ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि ये संगोष्ठी कितना हमारा मार्गदर्शन करती है, हमें उन क्षेत्रों में ले जाती है जहाँ से इतिहास के लिए हम रोते हैं। इतिहास में हम गुलामी की जंजीरों में रहे, तो हम सीखते क्या हैं, हम उनके लिए काम क्या करते हैं। क्या हम शिक्षा शिक्षालयों से ही ले सकते हैं? शिक्षा हम जब जाते हैं अपने महापुरुषों पर, दुनिया में कहा जाता है कि दुनिया के 24 घंटा के शिक्षक कौन थे, तो उनमें नाम आता है तथागत बुद्ध का, जो हर समय, हर सीजन में, हर रूप में उपलब्ध रहते थे शिक्षा देने के लिए। उसके बाद अगर हम मध्यकाल में आते हैं, जो विषय भी आज के, तो उनमें हम कबीर को देखेंगे। कबीर भी 24 घंटा के शिक्षक थे, हर समय, हर रूप में लोगों की भलाई के लिए, अपने समाज के उत्थान के लिए, समाज में फैली व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिए कैसे काम किया जाए, और काम करते थे। हम अपना टाइम टेबल बांधते हैं कि नहीं, उस समय के लिए इस रूप में हम कार्य करेंगे, इस रूप में कार्य नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ी गलतियां कर रहे हैं हम सभी लोग मिलकर के, क्योंकि इन पर विचार करने की जरूरत है। महापुरुषों की जयंतियां या महापुरुषों से संबंधित त्यौहार यही महत्वपूर्ण नहीं है, हर दिन, हर समय महत्वपूर्ण है। किस लिए? क्योंकि हम एक ऐसी कल्चर में हैं जहां पर बहुत घर्षण चल रहा है, और हमने अपने महापुरुषों की जो, उनकी जो बौद्धिक संपत्ति है उसको अगर बचाया नहीं, तो शायद धीरे धीरे हमारी जो संपत्ति है वो धीरे धीरे नष्ट होती चली जाएगी। और जो हम बांधते हैं कि एक शिक्षा को एक शब्द में बांध देते हैं, नहीं, शिक्षा एक व्यापक और पूरी गहराई लिए हुए है। हर रूप में शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, राजनीतिक शिक्षा, आर्थिक शिक्षा, और आज की तिथि में हमें जाना चाहिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा। अगर हम तकनीकी और प्रौद्योगिकी शिक्षा में पिछड़ गए तो हम वैश्वीकरण से पिछड़ जाएंगे। क्योंकि आज हम देखते हैं जितना हम अपने यहाँ के जो राइटर्स हैं, लेखक हैं, और जो इतिहास के स्रोत हैं, उनसे ज़्यादा हम अगर एआई का उपयोग करते हैं, गूगल का उपयोग करते हैं, बहुत अच्छे ढंग से, बहुत ही शोधित लोगों के विचार हमारे सामने आते हैं, और उसमें वास्तव में शुद्धता मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि तकनीक से हमें हर क्षेत्र में बढ़ना है। तो ये सब हमारा सभी का उत्तरदायित्व है। एंटी बौद्धिस्ट विचारधारा के जो लोग हैं उनका, क्योंकि अगर हमने आज के समय में
इस जो स्वतंत्र भारत में अपने लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने बच्चों के लिए और मनुष्य सभ्यता के लिए काम नहीं किया तो अतिक्रमण होता रहेगा, जैसा अतिक्रमण हम इतिहास में पढ़ते हैं। इसी के साथ हम अपनी बात को ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि हमें जाना भी है। इसी के साथ हम अपनी बात को यहीं पर रोक रहे हैं। पुनः कभी समय मिलता है, समय देंगे आप लोग।